हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो भी प्रतियोगिता दर्पण में दिए रहते हैं उससे, और इसमें मेनली राष्ट्रीय घटनाक्रम होंगे। इससे पहले हमने मार्च का कंप्लीट करवा दिया है और अप्रैल के भी एक वीडियो लाए हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक बनता है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। तो 22वें विधि आयोग से रिलेटेड ये सेकंड टाइम पीडी में दिया हुआ है। इससे पहले भी हमने पढ़ा है। तो उस टाइम जब विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी तब ये इसके बारे में दिया हुआ था। और इस बार क्या हुआ है ना कि विधि आयोग के कार्यकाल में यहाँ पे वृद्धि की गई है। ठीक है, हम देखेंगे कि कितने वर्ष की वृद्धि की गई है। 1.5 वर्ष की लगभग वृद्धि की गई है। और इसका गठन कब किया गया था? 21 फरवरी 2020 को किया गया था। और निर्धारित इसकी जो अवधि थी वो 20 फरवरी 2023 को ही पूरी हो रही थी। तो इस तरह से इसे 1.5 ईयर की यहाँ पे वृद्धि की गई है इसके कार्यकाल में। और इस तरह से यह 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्यकाल होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे विधि आयोग के बारे में समझेंगे कि विधि आयोग है क्या। तो गाइज़, ये केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर गठित की जाने वाली एक गैर संविधिक यानी गैर संवैधानिक निकाय है। प्रश्न आते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं कि विधि आयोग किस तरह का निकाय है। तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? एक गैर संवैधानिक या गैर संविधिक निकाय है ये। और अगर हम बात करें तो मूल रूप से इसका गठन जो हुआ था वो 1955 में हुआ था। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1955 में इसका गठन किया गया। लेकिन उससे पहले 1833 के चार्टर अकाउंट जो एक्ट आया था उसी के थ्रू इसका गठन किया गया था। और मैकाले इसके जो थे ना वो इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 3 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि जो 1955 में विधि आयोग का गठन किया गया था वो कौन सा क्रम का था। ठीक है, तो जो इसका क्रम था ना दोस्तों वो 5वां था। यानी स्वतंत्र भारत में जब पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया तो उस समय इसका जो क्रम था वो 5वां था, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू ही 1834 में इसका गठन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो प्लीज़ आप अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 22वें विधि आयोग के जो नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उनके बारे में थोड़ा हम देख लेंगे। तो इनकी जो नियुक्ति की गई थी वो 9 नवंबर 2022 को की गई थी। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो इनके अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, जो कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है कर्नाटक उच्च न्यायालय के। ठीक है, इनके अन्य सदस्यों में अगर हम देखें तो प्रोफेसर आनंद पालीवाला, प्रोफेसर डीपी वर्मा, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति केटी शंकरन, डॉक्टर राका आर्य और एम करुणानिधि इसमें शामिल हैं। अच्छा, अगर आप एक पीसीएस, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको इन सभी के नाम को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर आप ऐसे वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉर्मली बस इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पे कुछ मैंने और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे इसमें मैंने इंक्लूड किया है, जिसमें 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। बलवीर सिंह चौहान थे इस 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। और इसका गठन जो किया गया था 31 अगस्त 2018 को ही किया गया था। और फरवरी 2020 में 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी गई। जैसा कि हमने अभी देखा कि 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू 1834 में इसे बनाया गया था। प्रथम आयोग में 4 सदस्य थे, जिसमें मैकाले भी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके
अलावा अगर हम बात करें तो 5 अगस्त 1955 को पंचम विधि आयोग यानी 5वें विधि आयोग, तो यही से प्रश्न बनता है कि आज़ादी के बाद कौन से क्रम का विधि आयोग था। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम जो आज़ादी के बाद गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो श्री मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा 10 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम अपने टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते। तो 12 चीते फिर से लाए गए हैं। सबसे पहली बार 17 सितंबर 2022 को चीते लाए गए थे, 8 चीते लाए गए थे और ये नामीबिया से लाए गए थे। लेकिन अभी अभी जो चीते लाए गए हैं ना 12 चीते, वो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं और इन्हें मध्यपुर के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया है। और अब जो कुल चीते हैं उनकी संख्या 20 हो गई है। हालांकि कुछ दिन पहले एक चीता इसमें से डेथ भी हो गया है इसमें से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 10 वर्षों के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका में समझौता हुआ है कि 10 वर्षों तक प्रति वर्ष 12-12 चीते लाए जाएंगे और उन्हें मतलब किसी जो भी उनके लिए इन्वायरमेंट जहाँ का भी अच्छा होगा वहाँ पे रखा जाएगा। फ़िलहाल तो श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में ही रखा जा रहा है। सबसे लास्ट बार कब देखा गया था चीतों को, तो 1947 में ही मध्य प्रदेश के कोरिया ज़िले में देखा गया था। और 1947 में ये कोरिया मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और चीतों को पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया था 1952 में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब इनको विलुप्त घोषित किया गया था औपचारिक रूप से। आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैप इंक्लूड कर लिया है, थोड़ा सा आप देख लेंगे कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, आप देख सकते हैं। और कूनो नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है। ओके, इसका एरिया बताया हुआ है। ये राजस्थान का मैप है। चलिए आगे हम देखेंगे। काफ़ी खूबसूरत पिक्चर लग रही थी, सो मैंने इसे इंक्लूड किया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के लिए 2 युद्धपोतों मालवान व मंगलोर का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWSWC परियोजना के थ्रू मालवान और मंगलोर दोनों का निर्माण किया जा रहा है। और इसे कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, मैसर्स CSL लिमिटेड के द्वारा इसे निर्माण किया जा रहा है कोचीन में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि किसके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐसे 8 युद्धपोतों को निर्माण करने के लिए समझौता किया गया है और इसके माध्यम से पानी के नीचे खतरों का पता लगाया जाएगा और उन्हें बेअसर करने में ये काफ़ी ज़्यादा सहायक हो सकते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक है DRDO द्वारा HSTDV का परीक्षण। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया गया है और ध्वनि की गति से 6 गुना गति से लक्ष्य से भेदने की क्षमता इसके अंदर है। यानी जो ध्वनि की गति होती है उससे 6 गुना अधिक गति से ये लक्ष्य को भेद सकता है। तो आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो ध्वनि की गति होती है ना वो क्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट नहीं, इसी में थोड़ा बहुत अभी और है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया 27 जनवरी 2023 को। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग कर व्हीकल का विकास किया जाएगा। ठीक है, पहला परीक्षण इसका 12 जून 2019 को ही किया गया था। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे DRDO के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और अभी कुछ टाइम पहले यानी 25 अगस्त 2022 को इनके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी और डॉक्टर समीर वी कामत अब इनके अध्यक्ष हैं और इन्होंने G सतीश रेड्डी का स्थान लिया था। DRDO का
DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी को की गई थी। यहाँ पे दिया हुआ था ना 1958 में, ठीक है, हमने अभी देखा 1958 में 1 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए 1 जनवरी को प्रतिवर्ष DRDO का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ज़रूर याद रखेंगे। और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। तो इसका ये आदर्श वाक्य है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक बारी शायद 65th BPSC का प्रश्न है। अगर आप प्रश्नों को प्रीवियस ईयर करते होंगे, PYQ क्वेश्चंस करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे पूछा गया था बिहार का जो टूरिज़्म सेक्टर है ना, उसका वाक्य जो होता है ना, स्लोगन जो होता है, उसको पूछा गया था। तो उसका था ब्लिसफुल बिहार। तो हो सकता है आगे इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाए, हो सकता है नहीं, पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पे ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है SSLV द्वारा 3 उपग्रहों का परीक्षण किया गया है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसरो का सबसे छोटा व्यावसायिक उपग्रह है SSLV-D2 और इसमें 3 उपग्रह को इसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। पहला इसरो का ही पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी EOS-07 है। दूसरा स्पेस किड्स चेन्नई स्पेस स्टार्टअप की आज़ादी सैट 2। तीसरी है अमेरिकी कंपनी की जो अंतरिक्ष का जूनूस 1, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ये अमेरिकी कंपनी का है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि जूनूस 1 जो है वो किस देश का है, ठीक है। और ये 10 फ़रवरी को सतीश धवन केंद्र से इसने अपने उड़ान को भरा था। इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। तो इसके अध्यक्ष S सोमनाथ है। यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। साथ ही इसकी स्थापना, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए बहुत, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स पर प्रतिबंध। यहाँ पे यह 2 जो यहाँ पे है ना आतंकी समूह, इनको घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स यानी JKGF को 43rd आतंकी समूह यहाँ पे बताया गया है, घोषित किया गया है। और साथ ही खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF को 44वां आतंकी समूह यहाँ पे घोषित किया गया है। और खालिस्तान समर्थक हरविंदर सिंह रिंदा को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकी घोषित किया गया है। तो ये 3 एक व्यक्ति को और 2 संगठन हैं, इनको आतंकवादी कार्यों में संलिप्त होने के कारण यहाँ पे इनको आतंकी घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे। और जो ये हरविंदर सिंह रिंदा है ना दोस्तों, ये भारत के द्वारा घोषित 54th आतंकवादी ये होंगे। अगला है भारत के नागरिकता से संबंधित है। तो भारत की नागरिकता बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे त्याग दी है, उसके बारे में बताया गया है। तो वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, जिसमें 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। साथ ही वर्ष 2021 की अगर बात करें तो 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को यहाँ पे त्यागा है। 2020 में सबसे कम, क्यों? क्योंकि उस टाइम कोविड था, कोई छोड़ के अपना देश नहीं जा रहा था, सब अपने देश में आ रहे थे वापस। तो सबसे कम यहाँ पे कोविड के टाइम में छोड़ा है लोगों ने अपनी नागरिकता को। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2011 के बाद अभी तक 16,63,440 लोगों ने अपनी नागरिकता को यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पे हम देख ले सकते हैं, ये लोकसभा 2022 का आंकड़ा आया था। यहाँ पे देखिए सोर्स ये बताया गया है, उसी के थ्रू 2022 सितंबर तक का ये आंकड़ा है कि किस तरह से लोगों ने 2018, 19, 20, 21, 22 में किस तरह से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में सबसे कम थे बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। चलिए
अब इसके साथ में हम एक चीज़ और को रिलेट करके याद रख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है टॉप 10 देश जहाँ सबसे ज़्यादा भारतीयों ने नागरिकता ली है। तो ये प्रश्न बीपीएससी का था कि मतलब भारतीयों ने सबसे ज़्यादा नागरिकता किस देश की ली है, या फिर किस देश में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी निवास करते हैं। तो ये अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, और ये 66th बीपीएससी का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर यहाँ पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, स्वीडन और पाकिस्तान। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अभी अभी हाल ही में WPL यानी महिला प्रीमियम लीग, वुमेन प्रीमियम लीग हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। T20 चैलेंज का इसने स्थान लिया है, और साथ ही T20 चैलेंज टूर्नामेंट में 3 टीम इसमें शामिल थी। WPL में 5 टीमें शामिल हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुल 22 मैच हुए थे। ब्रेबॉर्न स्टेडियम, DY स्टेडियम मुंबई में हुआ था। अच्छा, आप ये बताइए कि जो WPL है उसके विनर टीम कौन सी है, क्योंकि ये मैच तो ख़त्म हो चुका है, अब IPL शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि पहली जो महिला प्रीमियम लीग है उसकी विजेता टीम कौन सी है। सबसे महंगे खिलाड़ियों के यहाँ पे नाम बताए गए हैं, 4 सबसे महंगे खिलाड़ियों के नाम। तो एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की हैं, 3.2 करोड़ रुपए में ये बिकी थी। सबसे महंगी अगर खिलाड़ी की बात करें ना दोस्तों, तो स्मृति मंधाना है जो कि भारत से हैं। 3.4 करोड़ रुपए में इनको ख़रीदा गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा। और साथ ही यहाँ पे नेट स्विकर्स ब्रंट इंग्लैंड की हैं ये, और इनको भी 3.2 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने ख़रीदा था। दीप्ति शर्मा भारत की हैं, 2.6 करोड़ रुपए में यूपी वॉरियर्स ने इनको ख़रीदा था। तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे जो 5 टीमें हैं उनके कैप्टन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो 5 टीमें कौन कौन सी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, स्मृति मंधाना थी इसकी कैप्टन। यूपी वॉरियर्स अलीसा हिली ऑस्ट्रेलिया की थी। मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर भारत से। गुजरात टाइटंस की जायंट्स बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की। और दिल्ली कैपिटल्स की मेंग लेनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, उसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। इससे एक्स्ट्रा आई डोंट थिंक कि कुछ बनेगा। बस आपको ये बताना है कि WPL के विनर कौन है। आई होप कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि क्रिकेट तो लगभग सभी लोग देखते ही हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बताई गई है, और हम देख सकते हैं दोस्तों कि कुल भारत के कुल 25 हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 59874777 हो गई है, और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पे है? सबसे अधिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, 10.30 लाख यहाँ पे लंबित मामले हैं, और सबसे कम सिक्किम में है। सिक्किम में कितने हैं? सिक्किम हाई कोर्ट में 171 यहाँ पे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो 69,511। अब यहाँ पे ना अभी 2-3 दिन शायद पहले ये एक रिपोर्ट आया था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जिसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसलिए कर लिया है ताकि आपको साथ में दोनों याद हो जाए। ठीक है, इसको मैंने इस कटिंग को यहाँ पे लगाया है। न्याय देने के मामले में कर्नाटक सबसे अव्वल है, और अगर हम देखें तो कर्नाटक देश में सबसे अव्वल है, जबकि दूसरा स्थान यहाँ पे तमिलनाडु का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पे पेश किया गया है। और जो भी न्याय देने में सबसे शीर्ष राज्य हैं उनमें 4 दक्षिणी राज्य ही शामिल हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, नंबर 1 पे कर्नाटक, सेकंड पे तमिलनाडु,
फिर तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये सारे देश हैं, सारे स्टेट्स हैं। और अगर हम बात करें सबसे ख़राब स्कोर की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश काफ़ी कम स्कोर है, हालत भी काफ़ी ख़राब है। चलिए, काफ़ी बुरा लगता है ना अपने बिहार को ऐसे नीचे। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। अगर हम बात करें छोटे राज्यों के बारे में, तो छोटे राज्यों में सबसे नंबर 1 पे है सिक्किम। जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ पे देखा कि सबसे कम जो मामले लंबित हैं वो सिक्किम हाई कोर्ट में ही है। ठीक है, तो छोटे राज्यों में सबसे नंबर 1 पे है सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और गोवा। चलिए, यहाँ पे कुछ और डेटा दिए हुए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों के पद कितने खाली हैं। 30% हाई कोर्ट में खाली हैं और 22% जिला और अन्य न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद यहाँ पे खाली हैं। तो यहाँ पे कोर्ट केसेस ज़्यादा हैं और पद जो हैं इस तरह से खाली हैं, तो मामले तो लंबित होंगे ही। 22% सजायाफ्ता है देशों के जेलों में और 77% कैदी ऐसे हैं जिनके केस अदालतों में चल रहे हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पे नए राज्यपाल एवं उपराज्यपाल। तो अभी हाल ही में बहुत सारे राज्यपाल और नए जो हैं और उपराज्यपाल हैं उनको चेंज किया गया है। उपराज्यपाल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे राज्यपालों की संख्या ज़्यादा है। हम देखेंगे उनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है। तो 12 राज्यों और 1 यूटी में नए राज्यपाल बनाए गए हैं और उपराज्यपाल 22 फरवरी 2023 को ये किया गया है, जिसमें से अगर हम देखें तो 6 राज्यों में अन्य राज्यों से स्थानांतरित करके भेजा गया है। ठीक है, यानी ट्रांसफ़र किया गया है दूसरे राज्यों से 6 राज्यों में, जबकि 6 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पे की गई है। तो इनमें कौन कौन से राज्यपाल शामिल हैं जो कि नए नियुक्ति की गई है और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि जिनको कि पहले से ही नियुक्ति की गई है, तो हम देखेंगे यहाँ पे। नए नियुक्ति में हम अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश है, न्यायाधीश एस अब्दुल नाजिर, जो कि ये न्यायाधीश रह चुके हैं, जो कि अयोध्या के स्थान है दोस्तों, उसमें ये न्यायाधीश थे। ठीक है, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, लेफ्टिनेंट जनरल कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक, ये सेवानिवृत्त हैं लेफ्टिनेंट जनरल। और सिक्किम में भी चेंज हुए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और ये जो हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता है। तो इस बारी बीजेपी नेताओं का बोलबाला अच्छा खासा है। देखिए, झारखंड में भी यहाँ पे नियुक्ति की गई है सीपी राधाकृष्णन, और ये राधाकृष्णन जो हैं वो तमिलनाडु के बीजेपी नेता हैं। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ला की नियुक्ति की गई है, ये भी उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता हैं। असम में गुलाब चंद कटारिया की नियुक्ति की गई है, और यहाँ पे राजस्थान के बीजेपी नेता हैं ये। साथ ही छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को किया गया है, और ये आंध्र प्रदेश से हैं। ये 6 हो गया ना, आई थिंक। हाँ, तो गाइज जो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है वो पहले आंध्र प्रदेश के हुआ करते थे, अब इनका ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ में कर दिया गया है। अनुसुईया उइके जो कि छत्तीसगढ़ के हुआ करते थे, उनको मणिपुर में ट्रांसफ़र किया गया है। गणेशन ये मणिपुर के थे और अब ये नागालैंड के राज्यपाल हैं। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल थे और अब ये मेघालय के राज्यपाल हैं। बिहार में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। चलिए, तो ये इस तरह से है। और अगर हम यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र की, तो रमेश बैस झारखंड के हुआ करते थे और अब इन्हें महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया गया है। लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट जनरल के गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर वी.डी. मिश्रा बने हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इजीली आपको याद हो जाएगा जो 6 अलग से यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है और जो नई नियुक्तियाँ हैं उनको अलग से किया गया है। हालांकि पहले वाले जो नियुक्तियाँ हैं वो तो आपको ऐसे ही याद होंगी, बस नई वाले
थोड़े बहुत याद करने होंगे आपको। ज़रूरी है ये याद करना, क्योंकि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में भी राज्यपाल मतलब पूछे गए हैं। राज्यपाल से लगातार 2 साल आई थिंक इस शायद 67th में भी पूछा गया था और 68 में भी पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है। बाकी सारे एग्ज़ाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा गाइज़ हम यहाँ पे देखेंगे राज्यपाल से रिलेटेड। तो गाइज़ अगर हम बात करें राज्यपाल से रिलेटेड, जो हमारा आर्टिकल होता है वो 153 से लेके 167 के बीच में इन आर्टिकल है। इनका व्याख्या किया गया है संविधान में। कब तक? 153 से लेके 167, ठीक है। और फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें इनकी भाग की बात करें, तो भाग 6 में ये किया गया है, और साथ ही इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 35 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है। 35 ईयर्स यहाँ पे होने चाहिए इनकी उम्र। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा बनता है त्रिपुरा, नागालैंड व मेघालय विधानसभा चुनाव। तो ये जो चुनाव हुआ त्रिपुरा में, उसके बारे में अगर हम देखें तो 16 फ़रवरी 2023 को ये हुआ था। और कुल सीटों की बात करें तो 60 सीटें हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यही है कि त्रिपुरा में सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। और यहाँ पे हम बात करें तो त्रिपुरा लैंड की मांग कर रही नई पार्टी जो है त्रिपुरा मेधा पार्टी, इसने 13 सीटों को जीता है। बीजेपी और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 33 सीटों को जीता है। बीजेपी का 32 और IPFT का 1। साथ ही बीजेपी 36, 2018 की बात करें तो बीजेपी ने 36 सीटें जीती थी और 8 सीटें IPFT ने जीता था। मानिक साहा बने हैं यहाँ के CM। चलिए, नेक्स्ट है नागालैंड के बारे में बताया गया है। गाइज़, यहाँ पे जो सीटों की संख्या है ना, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों जगह पे 60-60 सीटें हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। और यहाँ पे भी बीजेपी और NDPP, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। गाइज़, जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है ना, इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला हुआ है, ठीक है। हाँ, इसे राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिला हुआ है। अच्छा, कुल कितने राष्ट्रीय पार्टीज़ हैं तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से। अभी आपको भी इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बीजेपी और NDPP के गठबंधन ने 37 सीटें जीती हैं, NDPP के 25 और बीजेपी की 12। अगर हम बात करें 2018 की, तो NDPP की सीटें जो थी वो 18 थी और बीजेपी की सीटें यहाँ पे 12 थी। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और इनका ये 5वां कार्यकाल होगा, ठीक है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 27 फ़रवरी 2023 को हुआ था। यहाँ भी सीटों की संख्या 60 है। 59 सीटों पे मतदान हुआ यहाँ पे, ठीक है। और कोनराड कोंकाल संगमा बने हैं मुख्यमंत्री। फागु चौहान यहाँ के राज्यपाल है जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अब ये अगर हम बस इस ग्राफ को ही देख लेंगे, इस चार्ट को ही देख लेंगे, तो हमें बस सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि त्रिपुरा विधानसभा में 60 सीटें हैं और यहाँ पे ये ग्राफ के थ्रू बताया गया है कि किसने कितने सीटें जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने जीती है, फिर IPFT ने जीती है, फिर CPP, कांग्रेस, इस तरह से यहाँ पे जीती गई है, ठीक है। यहाँ पे कोस्ट में जो संख्या दी हुई है ना, वो वोटों की संख्या बताई गई है कि कितने वोट्स मिले हैं किसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं जब PDF प्रोवाइड करूँगी तो आप इसे ज़रूर अच्छे से देख लेंगे। उसी तरह नागालैंड में भी 60 सीटें हैं और यहाँ पे सबसे अधिक सीटें NDPP ने जीती है और फिर BJP है, NCP है और निर्दलीय और अन्य दलों ने जीती है। यहाँ पे भी कोस्ट में वोट्स की संख्या है। विधानसभा चुनाव मेघालय का यहाँ पे 60 सीटें हैं लेकिन 59 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। चलिए,
गाइज़ ये एक था हमारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आकबरी नीति में भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 26 फ़रवरी को 2023 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए। आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 8 घंटे पूछताछ हुई इनके बीच। सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कहा कि मतलब जो भी इनके जवाब थे उनसे सीबीआई संतुष्ट नहीं थी, तो इस तरह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए, तो ये हमारे वनडे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके नोट्स में मतलब हैंड रिटन यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस इसका जो भी कट था उसी को यहाँ पे ऐड कर लिया था। तो गाइज़ ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी करंट अफेयर्स थे हमने उसे आज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, तो वो भी 4 से 5 आई थिंक टॉपिक्स हैं, तो मैं उसको कल अपलोड कर दूँगी, आप लोग उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी डीपली पूछे जा रहे हैं अब बीपीएससी एग्ज़ाम्स में भी, तो आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।